देखिए आपका जो क्लास होगा हिंदी का आज और कल में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम के लिए एकदम सुपर फास्ट पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। गुड्डू पीछे नहीं देखो, समझ में आया। चलिए लाइए तो कौन किताब है, लाओ अनन्या। चलिए पेंसिल भी देते जाओ, एक टिक लगाते चलेंगे। पेंसिल लाइए, पेंसिल कलम नहीं, पेंसिल लाइए। कलम है मेरे पास, पेंसिल दीजिए, है तो आप लोगों के पास नहीं है, देख लेते होगा इसमें मेरे बुक में, बीपीएससी के बुक लाए हुए हैं। देखिए सर के पास तो है ही है। हिंदी का होगा, क्या होगा, हिंदी। एग्जाम पर प्रहार, क्या एग्जाम पर प्रहार होगा, क्या होगा, प्रहार। माने कि एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन जो होता है बनता है, वही क्वेश्चन अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। हालांकि आप लोगों को तैयारी करा चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। जिसका मुंह से आवाज नहीं निकला आराम से, आराम से, रफ्तार गाड़ी में नहीं आना, ठीक है, आराम से आना। आ जाओ। होगा क्वेश्चन होगा, क्या होगा, चैप्टर से, ठीक है ना। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक। आप लोग अपना फॉर्मूला याद कीजिए, सूत्र याद कीजिए, ठीक है। समझ में आया। आवाज तू भी सूत्र याद करो नोट से। नंबर बेसिस क्वेश्चन बंद। स्नेहा बंद कीजिए। देखते हैं इस युद्ध में कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। जिसका मुंह से आवाज नहीं निकला समझ जाओ उसका एग्जाम में नहीं बनेगा। समझ में आया, एग्जाम में नहीं बनेगा। अनन्या तुम इधर आ जाओ, कम यहाँ पास में आइए। चलिए जगह पर आ जाइए, ज्वाइन। ज्वाइन कीजिए। अंदर घुस। समझ में आया? कहाँ जा रही है तुम? यहाँ पर बैठो, यहाँ पर। दोनों इधर आ जाओ, पूनम उधर जाओ। क्या होगा? महायुद्ध होगा। क्या होगा? महायुद्ध। बैठो, क्लास स्टार्ट होगा। महायुद्ध के लिए आप लोग भी क्वेश्चन सुनिएगा, ऐसे याद होगा। 9th वाला भी सुनिएगा जो 10th में जाने वाला है, ठीक है ना। साइलेंट। पहला चैप्टर होगा श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और ये एक निबंध है। क्या है? निबंध। इससे संबंधित क्वेश्चन याद रखना है। क्या है? तो लोगों को बोलना नहीं, केवल 10th क्लास ही बोलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसी विद्या है, बताइए। निबंध है। क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। देखो ऑब्जेक्टिव अभी याद करेंगे, ठीक है ना। किताब से उसका डेट ऑफ बर्थ और जन्म तिथि, कहाँ के रहने, कहाँ जन्म लिए थे, कहाँ तक एजुकेशन किए थे, क्या क्या पढ़े थे, वो सब चीज देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी से तो हम पूरा जो शुरुआत में हम बनवाए थे कॉपी में फेयर किए थे। एनसीईआरटी डिटेल हम करवा रहे थे, जब डिटेल करवा रहे थे वो सब किए हुए हैं ना।
वही एग्जाम हॉल में देख के जाना है, और कुछ है ज्यादा नहीं करना है। अब आ गया है आपको फेयर वाला कॉपी उठाने का समय आ गया है, उसको याद करना, उसको याद करना है आराम से, रुको रुको, ठीक है ना, उसको याद करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जल्दी ज्वाइन कर, सुपर फास्ट, तैयार। चलिए क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना है? जाति प्रथा को। क्वेश्चन भी सुनना है ध्यान से, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना है? जाति प्रथा। एक प्रकार का मैराथन क्लास होगा, पूरा मास्टर वीडियो, ठीक है ना। पूरा 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, पूरा किताब। आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो वगैरह है, ऑनलाइन वाला फायदा, उसको फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो कार में लगा लेगा, सुनते रहेगा, ठीक रहेगा ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू का खतरनाक माना है? जाति प्रथा का। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर ने प्रेरणा स्रोत रहे हैं। क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर ने प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे, माने कि इंस्पायर किनसे हुए थे? वो व्यक्ति का नाम बताइए। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इन तीनों व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत थे। अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? कार्य अकुशलता, जाति प्रथा, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियां, जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या हो सकता है? शहद की तरह, ऑप्शन नंबर ए, शहद की तरह। ऑप्शन नंबर बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह। दूध पानी के मिश्रण, यानी ऑप्शन मिलेगा तो ये सब बना देगा, ठीक है। आज जो याद नहीं किया होगा ना, जो क्लास भी नहीं किया होगा, उसको भी याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? कि यहीं पर हम याद करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक क्या है? दूध पानी के मिश्रण की तरह है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। ठीक, 1891 में हुआ था। वेरी गुड। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की जगह पर तो महू, मध्य प्रदेश के महू, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा गया है? समता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। विदाउट ऑप्शन। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ही हम ऊपर भी लिख दिए थे, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का कौन सा विद्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, ललित निबंध है? निबंध है। देखो, चैप्टर बुक उठाने से पहले हम 2-3 को क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे कि भाई श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसे विद्या? तो निबंध है। आ गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध भाव क्या है? जाति प्रथा का व्यर्थ, छुआछूत, भेदभाव, सभी। जाति प्रथा का व्यर्थ, जाति प्रथा का व्यर्थ माने कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? जाति प्रथा के बारे में बताया गया है। देखिए क्वेश्चन में जो ऊपर वाला था कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का ग्रंथ का कौन सी विद्या? तो निबंध है। ऑप्शन में भाषण भी रहेगा, ललित निबंध भी रहेगा, कहानी भी रहेगा, निबंध भी रहेगा। तो बच्चा किसमें कंफ्यूज होता है? ललित निबंध मारे कि निबंध मारे? तो ललित निबंध नहीं मारना है, निबंध मारना है। क्या मारना है? निबंध। निबंध केवल मारना है। क्या चीज मारना है? निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े, बताइएगा। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता होती है? सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है। सभ्य समाज की आवश्यकता होती है। किसके समाज की हो सकती है? सभ्य समाज। सभ्य समाज की आवश्यकता होती है। समाज, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं? अब उसका परिणाम भी आया है भाई, ठीक है। अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए, उपयुक्त में से सभी अछूतों के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान था या महत्व नहीं रहा। फिर से क्वेश्चन बोलेंगे, प्रस्तुत गद्यांश किस प्रस्तुत से लिया गया? फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, देखो। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? यानी ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया? श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? फिर से बोलते हैं, रिपीट करते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन जाति प्रथा, मछली, नौबत खाने में इबादत। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, रुचि पर आधारित होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी, भेदभाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी, शोषण के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का? इनमें से कोई नहीं। श्रमिक विभाजन का, श्रमिक विभाजन का याद कर लीजिए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ। किसके रूप लिया हुआ? श्रमिक विभाजन का, ठीक है ना। उसके बाद आदर्श समाज, देखो हम ये डिटेल पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि डिटेल वाला क्लास खत्म हो चुका है। हम हिंदी आपको डिटेल में करा चुके हैं, ठीक है ना। अब आपका सब्जेक्टिव बताएंगे, उस समय डिटेल थोड़ा करा देंगे, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, दम फास्ट में आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि रिवीजन हम लोगों को करना है। हम जानते हैं कि आप लोग घर पर रिवीजन नहीं किए होंगे, वो याद करने के लिए दिए होंगे, याद करके आए होंगे, बस उसके बाद तो भाई पेटी में लॉक हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्य समाज आवश्यकता क्यों है? जाति प्रथा श्रम विभाजन अनुबम दूध पानी की तरह। श्रम विभाजन के लिए भाईचारे का दूसरा नाम क्या हो सकता है? लोकतंत्र, श्रम, समूह, राजतंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही भाईचारा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। हम लोग लोकतंत्र में है, कौन सी में है? यही। इसलिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या हो सकता है? गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, रोजगार। बेरोजगारी के कारण भाई जाति प्रथा ज्यादा पनप सकती है, ठीक है ना। अब बेरोजगारी रहेगा तो ज्यादा क्या राजनेता का बात मानेगा, वोट इलेक्शन करेगा, है जय हो जय हो जय हो नारा लगाएगा, और नौकरी उकरी के बात तो करेगा नहीं। तो वही में कहेगा कि ई हमर कास्ट के, ई हमर कास्ट के है, समझ रहे? तो ये इससे क्या होता है? बहुत जाति प्रथा फैलता है। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मैक्स मुलर, गुणारक मुले। भीमराव अम्बेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। बुद्ध हिज धम्मा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा का लगभग क्वेश्चन हो गया। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत। चैप्टर है 20 के दांत। क्या होगा? 20 के दांत। इस चैप्टर के लेखक कौन है? 20 के दांत चैप्टर के लेखक कौन है भाई? नलिन विलोचन शर्मा होगा शायद। नलिन विलोचन शर्मा, विलोचन शर्मा, विलोचन शर्मा। ये क्या है? कैसी विद्या है? कहानी हो, कहानी। क्या होगा? चलिए, कैसी विद्या है? देखो क्वेश्चन पूछे, ये पर ध्यान देना, इससे बहुत क्वेश्चन आएगा। पाठ के नाम से कैसी विद्या, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उल्टा पुल्टा कर सकता है, कहेगा कि नलिनी विलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक है? 20 के दांत भाई, नहीं समझ में आया? नलिनी विलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक है? 20 के दांत। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा।
बीस के दांत पाठ के लेखक कौन है? नलिन विरोचन शर्मा। नलिन विरोचन शर्मा। नलिन विरोचन शर्मा। 20 के दांत कैसी विद्या है? ए लड़का, 20 के दांत कैसी विद्या है? कहानी है। 20 के दांत कैसी विद्या है? कहानी है। याद हो गया? क्यों हिल डोल कर रहा है तू सर? स्थिर रहो। चलिए बताइएगा 20 क्वेश्चन में। क्वेश्चन जाते हैं दम सुपर फास्ट में। दम होता है ना बुलेट ट्रेन की तरह से भी फास्ट, हवाई जहाज जैसे एरोप्लेन उड़ता है उससे भी ज्यादा, मिसाइल एक बार। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत, देखो क्वेश्चन हम कराए ना, कराए। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विरोचन शर्मा। नलिन विरोचन शर्मा। 2 बार 3 बार बोलेंगे, मुंह से आवाज निकलना चाहिए ध्रुव, नहीं तो ध्रुव ग्रह पर भेज देंगे हम। जो अकेले भटकते रहता है सौरमंडल में, उसका कोई है ये नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ से मारेंगे, मार डंडा से, ये देख रहा है मिसाइल है, यही से तो मिसाइल बनता है। इससे मारेंगे तो तुरंत ध्रुव ग्रह पर पहुंच जाएगा। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, वेरी गुड। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत समाज किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? 20 के दांत समाज किस वर्ग की, जो ये चैप्टर है, किस वर्ग की मानसिकता मानी कि सोच, मानसिकता करने की सोच उजागर करती है? उच्च वर्ग की, निम्न वर्ग की, मध्य वर्ग की, निम्न मध्य वर्ग की, मध्य वर्ग की। वेरी गुड, मध्य वर्ग की। देखा ना ले तो यो जवाब दे दे लगे। हाँ चांदनी कुमारी, चलो ठीक है। मध्य वर्ग का माने मध्य वर्ग का मानसिकता जो सोच होता है इस चैप्टर में बताया जाता है। 20 के दांत पाठ कैसी विद्या है? निबंध है, कहानी है। वेरी गुड, विदाउट ऑप्शन बताइए जवाब। 20 के दांत पाठ कैसी विद्या? तो कहानी है, अभी हम कराए थे ना। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? से खोका है। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र खोका है। क्या है? इसमें क्या होता है कि भाई ऑप्शन देख कर ही मारना है। इसमें जल्दी जल्दी करके भाई खोका के देख ले, और 2-3 में नाम मिलता जुलता हो जाए तो कंफ्यूज हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि तू लोग ध्यान से देखना है, उसको बनाना है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोका। सेन साहब के 5 लड़की कैसी थी? आप लोग सुशील है? घर पर तो मारपीट करते होंगे नहीं? देखे तो इसमें सेन साहब के 5 लड़की सुशील थी। एगो भाइये रहा, वो बड़ा बदमाश रहा। चीज को क्या करता था? सबसे बदमाश सेन साहब के परिवार में कौन था? वो क्या करता था? सामान को तोड़ ताड़ करता था। उसके पिताजी क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसीलिए उसका पढ़ाई लिखाई कहाँ होता था? घर पर ही होता था। बचपने से उसको पिलास उलास पकड़ाया गया था। अच्छा चैप्टर पढ़ाते तो और मजा आता, लेकिन चैप्टर तो पढ़ा दिए ना। लेकिन आप लोग यहाँ क्वेश्चन पर आइए। सुशील थी, उसकी 5 लड़कियां, बहुत बात मानती थी, टाइम से जाती थी, खेलती थी और टाइम से आ जाती थी। टाइम से जो भी उसको काम दिया जाता था करती थी। गिरधर लाल का बेटा कौन था? मदन रहलैया। कौन रहलैया? गिरधर लाल के बेटा कौन रहलैया? मदन रहलैया। अच्छा इससे बता दो, गिरधर लाल सेन साहब के परिवार में क्या थे? किरानी नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी। कौन सी नौकरी करते थे? किरानी थे, ठीक है ना। अच्छा गिरधर लाल से एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई गिरधर लाल को जब ये मालूम चला कि मदन कासू मारपीट किया था खोखा, तो उसके पिताजी गले लगाए थे। किसको लगाए थे? क्यों लगाए थे भाई? क्योंकि खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया था? किस लिए तोड़ा था भाई? लट्टू के लिए। और वहां पर एक लाइन है, कि भाई क्या था कि क्वेश्चन था एक, झोपड़ी और महल के लड़ाई में किसकी जीत होती है? महल वाले की जीत होती है। यहाँ पर वही ना लाइन होता है ना। चलिए ठीक है, वो सब क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे, ऐसे हम कराते जा रहे हैं। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली थी। सेन साहब की नई मोटर किस रंग की थी? तब काली थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500 की थी। और में 6,500 के होते, 8,500 के होते,
तो हुआ ई देख के नहीं कि 7,500 देखना है, 7,000 यानी 7,500 रुपया, इसको को 750 नहीं 7,500 बोलते हैं, ठीक है ना। सेन साहब अपने बेटे को खोका को क्या बनाना चाहते थे? आगे क्वेश्चन। अब डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, इंजीनियर, पत्रकार। अरे भाई इंजीनियर तो है, बिजनेसमैन इंजीनियर, ठीक है। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया? खोका किया था। पहले सुनो, खोका तो किया था लेकिन ऑप्शन में तो खोका है नहीं, तो कासू होना चाहिए सर, कासू होना चाहिए। बड़ा बदमाश किस्म का लड़का था ये, बड़ा चौथा पचमा में था, बड़ा बदमाश था। मदन, कासू, सोफर, इनमें से कोई नहीं। कासू कौन रहा? कासू। कासू और खोका एक लड़का के नाम है, समझ में ले ना। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? अहंकारी, तानाशाह आदमी थे। क्या था? तानाशाह आदमी थे। कौन थे? सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तानाशाह थे। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था, ठीक है, वेरी गुड। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? लट्टू खेलने के लिए था। लट्टू खेलने का ललक था, बेचारा खेल रहा था भाई अपने दोस्त के साथ। वो तो अकेले झगड़ा करता, उसके साथ कोई नहीं रहता था, खाली मारपीट करता था, चीजों को तोड़ता था, उसके साथ कोई नहीं रहता था। लालच आ गया कि हम लट्टू खेलब, न खेलब। 4 गोटा रहा, ये अकेले भीड़ गेल, तोड़ दे लेता। बेचारा रोते हुए घर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था भाई? मार भात खाना उसको मामूली बात था भाई। रोज आना है, सुबह सुबह होते ही दम लग जाना है उसको, कोटा मिल जाता है। जैसे कि अभी सुबह सुबह आते मैतम पायल को कोटा मिल जाता है प्रतिदिन, 1 चमेटा 2 चमेटा प्यार से लग जाता है। इसी को बोला जाता है मार भात। क्या मिल जाता है? इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर अथी रहता है, क्या रहता है? एनर्जी बना रहता है। क्या बना रहता है कि भाई आज हमको संचेस रहना है, अगर करते हैं तो फिर भी लग सकता है। नहीं पायल? पायल गौर से देख रही है कि आते आते हमारा जतरा बन जाइए। आप तो लगातार जतरा तो बनते हो 10 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार हो गया ना भाई। सेन क्या कहते हैं, मदन को मार खाना मामूली बात था। खोका किन मामलों में अपवाद था? नियम मानने में, घर के नियम को धज्जिया उड़ाने में, सबको प्यार करने, हाँ घर के नियमों को धज्जिया उड़ाने में वो अपवाद था। खोका के 2-2 दांत किसने तोड़ दिया? मदन ने 2-2 दांत तोड़ दिया, ठीक है। मैं तो खोका को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था भाई? सेन साहब का था। किसका था? सेन साहब। होता है ना कि भाई 4 गो मित्र बैठ गए साथ में, आयल घरे आयल है ना, तो बोले ना हम अपना बेटा के इंजीनियर बनाएंगे, हम अपना बेटा को ये बनेंगे, सब सुनाई रहे। अब इंजीनियर हो रहे कि दांत तोड़वा वही चले, दांते तोड़वा देंगे इंजीनियर बने से पहले। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 किसकी बहन थी? खोका के थी, ठीक है। नलिन बेचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, 2 फरवरी 1907। हाँ वेरी गुड, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। ये किस पाठ की पंक्ति है? रिपीट करते, 20 के साथ है, रुक जाओ, करते हैं क्वेश्चन रिपीट। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की ही जीतते हैं, लेकिन पर उसी हालत में अगर दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं, तो किस पाठ की ये पंक्ति है? ठीक है ना, तो 20 के दांत है, ठीक है ना। ये तो हम बताए कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई से महल वाले की जीत होती, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब कौन जीते छे? झोपड़ी केकरो है ये नहीं। अरे वो झोपड़ी नहीं, महल है। क्या है? महल है। महल वाला अक्सर गरीब रहता है, मन से भी कंगाल रहता है, पैसा से भी, लेकिन झोपड़ी वाला दिलदार होता है। क्या होता है? दानी आता है तो सबको दे देता है, 10 रुपया 20 रुपया, 1 किलो चावल 2 किलो चावल। अरे जो हमारा ये गंदा आदमी, माने उसका सोचे गड़बड़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आनंद दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? वेरी क्वेश्चन बहुत 2021 में आया था, इसमें गड़बड़ाना नहीं। आनंद दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। वेरी गुड। हला करेगी, याद करो ना फॉर्मूला। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे था? खोका से। हिंदी कविता के प्रगवाद के प्रवर्तक कौन है? अमरकांत है, रामविलास शर्मा है, नलिनी बेचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है। वेरी गुड। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिनी बेचन शर्मा, अमरकांत, अशोक वाजपेयी। नलिनी बेचन शर्मा। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले जीत जाते हैं। वेरी गुड। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? नेश्वरवादी सभ्यता, एक्सरवादी सभ्यता, पूंजीवादी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। नेश्वरवादी सभ्यता। सामाजिक विकास क्रम के समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? तो नेश्वरवादी सभ्यता। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक। मित्रवत है। क्या है? मित्रवत। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध मित्रवत। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध मित्रवत। याद हुआ? चलिए ठीक है। आप चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। क्या हुआ? इस चैप्टर के लेखक कौन है बताइए आप लोग। क्या? मैक्स मुलर है। क्या है? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? क्या सीखे? इस पाठ के लेखक मैक्स मुलर जो है, ये जो चैप्टर है क्या है? कहानी एक निबंध है, भाषण है। देख ली थी कि ना? देख लो ये क्या लिखा हुआ भाई? लाइक। ये लाइक यही ना? चलिए भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर के लेखक मैक्स मुलर किस पाठ के लेखक है? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे कैसी विद्या है? तो ये एक भाषण है। क्या है? यह एक भाषण है। याद हुआ? भारत से हम क्या सीखे, ये कैसी विद्या है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? इस पाठ के लेखक मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर किस चैप्टर के लेखक है? उल्टा सुल्टा सब। ऊपर से पूछे या नीचे से घूमे, आंख इधर से पकड़े, नहीं आंख नहीं भाई, नाक इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, आंख। चलिए क्वेश्चन की तरफ रुक करे। भारत उधर आवाज नहीं आना चाहिए तो लोगों का उसमें। भारत से हम क्या सीखे? पाठगत कौन सी विद्या? कहानी, निबंध, साक्षात्कार, भाषण। वेरी गुड। भारत से प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? स्थानीय शासन, सरदार शासन, शासन व्यवस्था नहीं था, सभी असत्य। हाँ, स्थानीय शासन क्या था? स्थानीय शासन। याद हुआ? भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन कौन सी प्रणाली प्रचलित था? स्थानीय शासन। याद हुआ? भारत से हम क्या सीखे? भाषण का भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? हिंदी में कन्वर्ट किसने किया? अमरकांत, डॉक्टर भीमराव, एक मिनट, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, रामविलास शर्मा, मैक्स मुलर।
हाँ, भारत से हम क्या सीखे? भाषण के हिंदी में रूपांतर किए थे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? गांव में बसती है। कहाँ बसती है? हमारा गांव सबसे अच्छा। शहरों में गंदगी रहती है। अरे घर में खाता है, क्या करता है, खिड़की के बगल में से कचरा नीचे फेंक देता है। गांव में लिपा पोती दम बढ़िया से दम साफ करके रखता है भाई। क्या मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलंका। जर्मनी के रहने वाले थे। वेरी गुड। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में। कोलकाता, मुंबई, मद्रास। ग्रामीण भारत। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर थे भारत भक्त, संस्कृत अनुमाता, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले। उपयुक्त में से सभी भारत भक्त भी था, संस्कृत अनुवाद का था, फिर वेदों के प्रति अगाध आस्था भी रखते थे। इनमें से सभी होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें से गलत है सब। मेघदूत। मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन अनुवाद किया था? मेघदूत। पायल बोल्ट कम आवाज तुम्हारा, मने मने याद करो। आई रिपीट, आप लोग मने मने याद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। मैक्स मूलर को किसने वेदांती कहा है? विवेकानंद, रामानुचार्य। विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांत कहा गया है। वेदांतियों का वेदांत किसे कहा गया है? विवेकानंद को। वेदांतियों का वेदांत किसे कहा गया है? विवेकानंद को। वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? विवेकानंद को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंगी विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। 15, 16, 17, 18। एक मिनट, क्वेश्चन फिर से बोलते हैं, 2022 में पूछा था। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। माने कि कितने वर्ष के थे से आरंभ कर दिए थे? 15, 16, 17, 18। नहीं, गलत जवाब है, 18 होगा। 18 वर्ष के अवस्था में ही मैक्स मूलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये घुमा के कि मैक्स मूलर संस्कृत के अध्ययन करने के लिए कौन से विद्यालय में गए थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय में गए थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 18 वर्ष के। याद हुआ? मैक्स मूलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किए थे? माने कि कठ और केन आदि जो भाषा था, उपनिषद था, वो किस भाषा में अनुवाद किए थे? लैटिन भाषा में, संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में? जर्मन भाषा में। वेरी गुड। मैक्स मूलर की दृष्टि से में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश था? मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का परिपूर्ण कौन सा देश था? जर्मनी, यूनान, भारत, श्रीलंका। भारत था। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा प्राकृतिक से, माने कि हमारे भारत में बहुत सारा प्राकृतिक जगह है, सौंदर्य है, यहाँ पर लोग टूरिज्म आते हैं, ठीक है ना? तो भारत है। क्या यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी उर्दू साहित्य। ऑप्शन नंबर सी जर्मन भाषा साहित्य। ऑप्शन नंबर डी रूसी भाषा साहित्य। संस्कृत भाषा साहित्य, संस्कृत भाषा साहित्य। याद हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज के पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? टॉलस्टॉय, ऑलिवर, थॉमस हार्डी, वॉल्टर स्कॉट। टॉलस्टॉय है। कौन है? ज़ारशाही रूस, टॉलस्टॉय। ज़ारशाही रूस सोवियत समाज के टॉलस्टॉय है। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है और इसमें भी, हिंदी में भी दिया हुआ है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। गलत जवाब नहीं है। वेरी गुड, सही जवाब है। क्या है? अगला क्वेश्चन आपको केबीसी की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें आपको 10 लाख का इनाम नहीं दिया जाएगा।
यानी आपको यहाँ पर इनाम के तौर पर शाबाशी मिलेगा, बस यही है, ठीक है ना। 10वीं 11वीं नेक्स्ट ध्यान से सुनना, नहीं ये नहीं है। शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में गधा, ये कथन, ये कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने के किस पुस्तक में मिलती है? ये रहा आपका ऑप्शन कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए एडेका, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी क्रस्टिलस, तीनों क्रस्टिलस। वेरी गुड, आपको इनाम दिया जाएगा। वेरी गुड मिला ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना में भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया गया? बताओ। ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा, ऑप्शन नंबर बी शाहनामा, ऑप्शन नंबर सी पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी रामचरितमानस। आई रिपीट क्वेश्चन करते हैं। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार के संबंध के बारे में बताया गया? शाहजहां, क्या बोल रही है? शाहनामा। वेरी गुड, शाहनामा ही आंसर है आपका। आपको पुरस्कार दिया जाएगा अमिताभ जी के बगल। क्या है जिंदा कि मर गया? जिंदा है भाई, है जिंदा है। अमिताभ बच्चन कराते हैं, अमिताभ बच्चन कराते हैं। हाँ, उनको तो सब याद रखेगा भाई। उनका एक मूवी था, बहुत हिट था, सब मूवी उनका हिट है, तभी तो नायक है, महानायक। क्वेश्चन है, हितोपदेश जर्मन भाषा के अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यतीन्द्र मिश्र। मैक्स मुलर, वेरी गुड। मेघदूत का जर्मन का अनुवाद किसने किया था? आई रिपीट, मेघदूत जर्मन का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तो नहीं है, कॉपी पर होगा, इस पर पेटलीकर ने। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैक्स मुलर होगा, सोच लिए, सोच लीजिए, ये जवाब आपका गलत भी हो सकता है। पेटलीकर पर पहुंच गए, बिल्कुल सही जवाब है मैक्स मुलर होगा। क्या होगा? चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? 20 के दांत। भारत से हम क्या सीखे? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से कोई नहीं। भारत से हम क्या सीखे? ये कौन बोला था? तो मैक्स मुलर बोला था कि भाई पूरे धरती पर घूम लो तो भारत जैसा कोई देश नहीं मिलेगा, भारत जैसा कोई देश नहीं मिलेगा। याद हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आने वाला है आपको माइंड को घुमा सकता है, क्योंकि वो डेट वाला है, ठीक है ना, वर्ष वाला। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। 1783। क्या हुआ? 1783 में हुए आए थे। क्या हुए थे? 1783। ये हुआ ना बात, विदाउट ऑप्शन आंसर। यस सर जी, आप क्वेश्चन बोलिए ना, हम जवाब देने के लिए तैयार है। पढ़ाई का है जो अलग थे बच्चा रेगुलर होकर यादें होते हैं, जो अवैध रहे या जाइत रहे होगा अवैधते जाते। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? वेरी गुड, अनन्या जवाब दे रही है, इसलिए तो इसको आगे बैठाया। अब इस नेहा को थोड़ा देर आगे बैठाएंगे और इसके जगह पर उसको भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद वो पिटाई खाएगी, है ना बताती तब पिटाई खाता है। चेंज करके बैठाएंगे ना, चेंज करके। मैक्स मुलर का जन्म 1823 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है।
आने वाला है। इस गवर्नर जनरल के समय 100, हम बताए थे ना, एक घड़ा मिला था, चैप्टर पढ़ाए थे तो 172 दारिश नामक सोने से भरा एक घड़ा मिला था। वो समय बताइए गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। वेरी गुड, वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग के समय उस गवर्नर जनरल थे, उस समय क्या मिला था? 172 दारिश नामक सोने का घड़ा मिला था। याद हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, दारिश क्या है? सोने के सिक्के। वाह, क्वेश्चन अभी जस्ट समझाए, सोने का सिक्का है। दारिश क्या है? सोने का सिक्का। वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का, श्रीलंका का, जर्मनी का, यूनान का? भारत का था। अरे भाई अभी जस्ट ना, मतलब भारत उस समय भारत का ही ना था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अरे वारेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। किसके समय? मैक्स मुलर के समय थे। हर्ष थे, भू वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस माने हरकस होता है, हरकस क्या है? हरकस क्या हो गया? वनस्पति वैज्ञानिक हो गया। पारसियों के धर्म का क्या नाम होता है? पारसियों के धर्म का क्या नाम होता है? जरथ्रुस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। जरथ्रुस्ट वेरी गुड, वेरी गुड बोलते हैं। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज के खान है? कोयले की, हीरे की, प्राकृतिक सुषमा की, वन संपदा की? प्राकृतिक सुषमा की। हमारे यहाँ प्राकृतिक सुषमा। जब भी टेंशन में है तो प्रकृति की ओर अकेले घूमने चले जाते हैं, पेड़ को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, जानवर को देख रहे हैं, पंछी को देख रहे हैं, तो माइंड फ्रेश। लास्ट क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ रुख करेंगे, ठीक है ना? सच्चा भारत कहाँ बसता है? शहरों में, गलियों में, खलियानों में, गाँव में? गाँव में। तो सर भारत से हम क्या सीखे? 3 गो चैप्टर हुआ आपका, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये तो चैप्टर तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। क्यों बढ़ता है भाई? बहुत कमीना किस्म के आदमी है। ये हमको बार बार याद कराता है कि तू देख, तू कितनो साफ सुथरा हो जाए, कितनो साफ सुथरा हो। तू जंगल के रहने वाला था, तू आदमी को नहीं, सब जानवर को चीर फाड़ के खाता था। जानवर नहीं मिलता था, आदमी को चीर फाड़ के खाता था। वही याद कराता है। जानवर नहीं था, पेड़ के खाल को छील के खाता था, जानवर को चीर के खाता था। ये शिकार करने के लिए होता था। सोच ले, तुम्हारे पास बंदूक हो या हथियार हो, कुछ भी मिसाइल बना लिया, लेकिन तुमको ये याद कराता है, क्या याद कराता है? कि तू जंगल में घूमने वाला एक जानवर था। क्या था? एक जानवर था। आज भले ही तू सूट पहन ले, पैंट पहन ले, जूता पहन ले, लेकिन तू क्या था? जानवर था। अब किसी आदमी को तुम बोल दो अखनी, अरे तुम मालूम है इंसान नहीं है, जानवर है। अरे तू हमें जानवर बोल दे रे। हाँ बोलिएगा ना, अब पढ़ेगा तब ना पता चलेगा कि हाँ भाई ये सब जो है बाल बढ़ाने के लिए जो पहले का आदमी बड़ा बड़ा बाल रखते। अखनी चिंगो मैंगो लड़का सब है ना, बाल तरीका बढ़ा लेगा तो कहेगा कि हम तो स्टार मारते ये हुए। पहले का आदमी बाल इतना बड़ा बड़ा रखता था। लड़की लोग तो रखबे करती है ना बाल यहाँ तक, उसको तो प्राकृतिक है। लड़का लोग रखता था इतना था बाल, और भी बांध के रखता था शिकार करने के लिए। चाइनीज वाला को देखा है कि नहीं मूवी उवी, उनमें बाल कितना बड़का रहे छे, बाले से एक्शन करते रहता अजीब तरीका से। तो शिकार करने के लिए होता है। बाले में बहुत सारा हथियार लगाया हुआ रहता है। एक सीरियल भी है जिसमें लड़की लगाई हुई रहती है बाल में, कौन सी नचाने वाला कुंफू रही है, वही में से ऐसे करे तो निकले कुंफू सबके कान। तो बाल भी। दूसरा नंबर पर क्या था? दांत। पहला नंबर पर क्या था? नाखून था। दूसरा नंबर पर दांत था। उसका तीसरा नंबर, ठीक है ना, उस था। ऐसे ही तो हम लोग क्या थे? हम लोग अभी क्या है, सभ्य युग में है तो भाई फिर भी याद कराता है नाखून। क्या कराता है? अच्छा, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? 4 नंबर चैप्टर, 4 नंबर चैप्टर। इस पार्ट के लेखक 1000 रुपया वाला पैसा बंद हो गया। पैसा नहीं, रुपया। 1000 रुपया बंद हो गया ना, क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिवेदी ना, द्विवेदी, ठीक है ना। आ याद ना रहते ना तो कहिए कि 1000 रुपया वाला रुपया बंद हो गया। मोदी जी बंद करवा दिए थे, वही मारते
1000 रुपया वाला बंद है ना? नहीं हुआ? चलिए अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, ये कैसी क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये कैसे विद्या है? ये कैसे विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध, ललित निबंध है, ललित निबंध, ललित निबंध, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ठीक है ना? देखिए आपकी गद भाग 2 का माने कि गद खंड चल रहा है। क्या चल रहा है? गद खंड। अभी गद खंड का क्वेश्चन चैप्टर कराएंगे, ठीक है? उसके बाद पद खंड में चलेंगे। अभी गद खंड खत्म हो जाएगा ना, अभी सब चैप्टर जितना भी पढ़ा है गद खंड है। क्या है? गद खंड। ये भी पूछ सकता है कि भाई बताइए 20 के दांत क्या है? गद खंड से लिया गया कि पद खंड है? गद खंड है, ऐसे ही पूछ सकता है, तो गद खंड है। अच्छा ये बताओ नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से सबसे पहले यह क्वेश्चन कौन पूछा था? छोटी बच्ची ने, बच्ची ने कि छोटी बेटी, बेटी न रही है ना? चलो ठीक, छोटी बच्ची हो क्या? यही याद रखते हैं, ऑप्शन में रहने नहीं करते। सियान सब हो गए, छोटी बच्चे लॉलीपॉप खा ना, ले ना लॉलीपॉप चूसिए। चलिए क्वेश्चन, हवाई जहाज की तरह हवाई जहाज नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? मिसाइल बनेंगे। मिसाइल में लगने वाला फ्यूल बनेंगे। फ्यूल नहीं रहता तो चलते कहाँ से? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह पाठ के बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। प्रेम। लड़की लोग को देखते हो बड़ा प्रेम से इतना तक नाखून पड़ता है, बहुत प्रेम से उन्हें नील पॉलिश करेगी, हरियर पीला लाल, है ना? उसके बाद अब उससे बढ़ावे कहना बोकुटे लागी, जितने तो है ना नोचने लगे। सही रहेगा, दांत को पता रहेगा। हाँ कहीं नोचेगा फट जाएगा तो नहीं उखाता। वो सब तो कैसे सेवा करते हैं ना, वो सब हम लोगों को तरीका सारी बढ़ गया काट ही देते हैं, पसंद ही नहीं आता। नाखून बढ़ता है तो उसमें चमड़ा सड़ जाता है। कहाँ ये सब को बगनी सके देखो तो वो बढ़ाई ले देखो, वो बना खाते क्या करेंगे? देखे बढ़ाई लेंगे क्या करेंगे? इतनी माने कि अभी बढ़ रही है, अभी काहे बढ़ा रही? बढ़ाने के तो नाखून देख अभी बढ़ा रहा कि बहुत रखे से घटा होइ छै, कच्चे घटा छै। देखिए प्रकार का कीटाणु होइ छै अंदर पेट में चल जाए छै, पेट दर्द, भूख दर्द, ई दर्द, पेट दर्द करे तो काला दर्द करे छै। साफ सुथरा न रहे तो ना होते। नाखून में बहुत कीटाणु रहे छै। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, आने का पूरा उम्मीद है। उम्मीद नहीं है, पूरा आने का चांस है। नाखून प्रतीक है किसका? पांचवी वृत्ति का। क्या? नाखून प्रतीक है। विदाउट ऑप्शन आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नाखून प्रतीक है। आप पशु थे, क्या थे? आप पशु थे, इसीलिए नाखून। जानवर नाखून करता है नहीं ना, उसको खूर हो जाता है प्रकार का, वो नहीं आता है। उसी प्रकार हम लोग क्या थे? पशु थे। पेड़ पहुंचने वाला बंदर ऐसे ऐसे नोचते थे, फाड़ते थे, चीर देते थे और उसके बाद खा जाते थे। धीरे धीरे आया, विकास हुआ, बुद्धि आया। साइंस पढ़ाए थे ना 8वां के फर्स्ट वाला कैसे हुआ था। नाखून क्यों बढ़ता है? गद की कौन सी विद्या है? निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है, भाषण है? ललित निबंध है, वेरी गुड। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? भाई, पिता, छोटी बेटी ने, पत्नी ने? छोटी बेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार नाखून विविध आकृति कौन सी है? त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, उपयुक्त में से सभी? अरे कोई नाखून गोल रखे छे। अब कोई हीरोइन सबके देखे छे, हीरोइन सबके एगो लंबा रखतो, इतना लंबा भोके वाला, ऐसे ऐसे ओका आता। पहनने वाला भी आता है नाखून, तो ये प्लास्टिक वाला से चिपका लेता है नाखून। हाँ नाखून जगह ना तो चिपका ले छे ना। पायल देख ले कि ना अभी तक? देख ले गाय को, लेडीज को हम देखे, बहुत लेडीज को देखे। वर्तुलाकार यानी वर्ग जैसा रहता है, चौड़ा भी रखता है, ऐसे वाला पहनने वाला। और उसके बाद त्रिभुज जैसा, चंद्रकार ऐसे वाला भी रखे छे। ऐसे वाला भी नाखून रखता है, बीच में धंसा देते हो, दूगो ऐसे निकाल देते, चंद्र जैसा भोके लगे, ऐसे दूगो बन गए एगो में।
तो ये सब रखता है, त्रिकोण सब रखता है। ये तो वर्गाकार था, ये सब ये तो सबके पास रहता है। त्रिकोण होता है कि भाई ऐसे बना देता है भोंकने वाला, है ना? नहीं सर, तो सीखे छे कि हम त्रिकोणे बनाएंगे उससे ज्यादा भूखेगा। देखे ये सब गौर से देखे हाथ पे सभी होगा। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? दुबे, छपरा, बलिया में, बदरघाट पटना में, अमरावती महाराष्ट्र में, जहादा वैशाली में। दुबे, छपरा, बलिया में हुआ था। दुबे, छपरा, बलिया। बलिया कहाँ है भाई? बगल में तो है। इतने से 5 मिनट का रास्ता नहीं है भाई, 15-20 मिनट का रास्ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक। हजारी प्रसाद क्वेश्चन ध्यान दे, क्वेश्चन पर ध्यान। एक भी क्वेश्चन छूटा ना तो बाउंस, फिर कहेगा रे सर पढ़ले रहा एग्जाम में ऐसे कौन मारिया, ए मारिए कि बी मारिए, सी मारिए कि डी मारिए। ध्यान से सुन है याद कर, ठीक है ना? चल रहा है और बाद ये नहीं पढ़ाएंगे, आपका एग्जाम हो। अब ये एग्जाम के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निबंध का रचयिता है? नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। नाखून क्यों बढ़ते, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1916, 1935, 1925। 1907 ईस्वी में हुआ था, वेरी गुड। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिनव, मछली। नाखून क्यों बढ़ते हैं, वेरी गुड। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे थे? ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे थे? ऑप्शन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, कृपया जवाब सोच समझ के दीजिएगा। अगर जवाब नहीं देते हैं तो आप लोगों को दुलहती लगेगा, ठीक है ना? कि ऑप्शन नंबर ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी शांति निकेतन विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी सभी गलत है कि सभी सही है? सभी सही है कि सभी गलत है? बिल्कुल गलत जवाब नहीं है, सही है आपका, सभी सही है। कौन सी है? सभी सही है। माने तीनों विश्वविद्यालय में पढ़े थे, प्रोफेसर रह चुके थे प्रशासनिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? आई रिपीट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? ऑप्शन नंबर ए अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर बी कूटज, ऑप्शन नंबर सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी आलोक पर्व। आई रिपीट, अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर बी कूटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गलत जवाब नहीं है, सही है आपका। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक, तू बोल हाँ। पेट में तो सर्दी रह जाए, मुँहे पर ना आवे की करिए? बस आइए छुटाई है लड़का सब पीछे। पुरानी सवाबोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते थे? माने पुराने भाषा चूहे को क्या कहते थे? हाँ? माइस कहते थे। क्या कहते थे? चूहा को माइस कहते थे। क्या कहते थे भाई? नाइस ना कहे के है, माइस कहते थे। क्या कहते थे? हाँ, वो में नाइसो ऑप्शन में रहता तो नाइस ना लगा दी, माइस लगे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है? आई रिपीट, इस बार आने का पूरा अर्थ है। आइए क्वेश्चन बार पूछता है, 18 में पूछा है, 21 में भी पूछा है, ठीक है ना? तो 2023 में आना ही है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? ये बहुत अच्छा लाइन है और 2019 में ही पूछा, 2020 में ही पूछा, ये क्वेश्चन आने का है। किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ एकाकर हो उठते थे? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व, नाखून क्यों गोड़ते हैं, कुटुच, अशोक के फूल। आलोक पर्व के लिए मिला था। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार था? आलोक पर्व के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति को की क्या विशेषता है? सुंदर, कुरूप, बंधन युक्त। सभी गलत। बंधन युक्त। भारतीय संस्कृति क्या विशेषता है? तो बंधन युक्त है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? मनुष्य का स्वधर्म क्या है? स्वयं पर संयम, दूसरे के मनोभावों का समादर, दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का स्वधर्म क्या होना चाहिए? स्वयं पर संयम होना चाहिए, दूसरे के मनोभावों को भी समझना चाहिए, दोनों सत्य, इनमें से कोई नहीं। दोनों हो सत्य होगा, दोनों। स्वयं पर स्वयं, दूसरे के मनोभावों को भी समझना होता है। ठीक है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृदुभाषी। आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं आप लोग, बताइए। दयनीय क्या होगा? अल्पज्ञ पिता कैसे जीव है? दयनीय। 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 याद हुआ? दादी जी का हड्डी जो था क्या बना था? दादी जी के हड्डी से क्या बना था? तलवार, तिरछुल, इंद्र का वज्र, तीर धनुष। इंद्र भगवान के वज्र बना था। दादी जी के हड्डी से क्या बना था? इंद्र भगवान का वज्र बना था। और कुडुच किसकी रचना है? कुडुच किसकी रचना है? वात्स्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, भीमराव अम्बेडकर के, गुणारक मूले के। हजारी प्रसाद। कुडुच किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे के प्रसहारे लिखा हुआ क्वेश्चन। दूसरे के इशारे पर, हाँ, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? भले लोग कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं। मूढ़ कहते हैं, दूसरे के इशारे पर घूम जाना, उसको मूढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्वान लोग दूसरे के इशारे पर नहीं करता है, वो अपना सोचता है, अपना करता है, बुद्धिकरण की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? मनुष्य को, जानवर को, नाखून को, बाल को। नाखून को कहते हैं। क्या कहते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? ऑप्शन नंबर ए बर्बरता समापन हेतु, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता हेतु, ऑप्शन नंबर सी आदर्तन हेतु, ऑप्शन नंबर सी मजबूरी बस। हाँ, आप बब्बर थे, क्या थे? आप मिटाना चाहते हैं इसको, इसीलिए हम तुमको ना पसंद करते, कट कट कट। लेकिन फिर भी कमीना बढ़ जाता है, नाखून से इसको कितनों गलिया देंगे, बढ़ जाता है। बबरता कौन सी? हम लोग बब्बर किस्म के आदमी थे। क्या थे? गब्बर नहीं, बब्बर। क्या थे? शेर को कभी देखे है ना, बाघ को? बब्बर टाइप का था, फाड़ देता है, चीर देता है। उसी प्रकार के हम लोग थे। तो धीरे धीरे सीखते गए, डेवलप होते गया। आज यहाँ पर है हम लोग। नाखूनों का बढ़ाना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ाना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य के अंध सहज वृत्ति का, अंध सहज वृत्ति का, माने कि मनुष्य की अंध सहज वृत्ति होता है, उसके वजह से वो बढ़ता है। ये अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा तो कभी कभी तो आप बढ़ाइएगा तो आपको देखकर छोटका वाला भी वही करेगा। भाई हम तो दीदी भी कर बढ़ाइले तो हम ना बढ़ाए, हम ना बढ़ाए।
वो बढ़ाइले वो सब बढ़ाता है तो ओकरा ना बोली हम नाखून दो प्रश्न और बचा है नाखून से, इसका चैप्टर इन हो जाएगा। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह इसकी रचना, ये क्वेश्चन रिवीजन हुआ है 2022 में पूछा है। अरे ये क्वेश्चन हम बता दिए इसके आंसर। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। शहजाद वृत्ति किसका नाम है? शहजाद वृत्ति किसका नाम है? मुंह में वोल्टेज नहीं रहा, करंट लगा है तार निकाल के। हाँ आप लोग इतना सारा है पूरा क्लास में, हम अकेले सर आप सब मिल के बोले हैं, तू लोगों को याद ही नहीं होगा। सही बोले सर, आप बोलिए ना। नहीं बोल सकता है, चलो सब बोलो याद कर लीजिए सर। बोलो। ठीक है शहजाद वृत्ति किनका नाम है? शहजाद वृत्ति किनका नाम है? पहचानी से स्मृतियों को, भूली स्मृतियों को, अनजानी स्मृतियों को, पुरानी अनजानी स्मृतियों को, पूरे याद। अनजानी जमाना का जो था वही याद करा देता है। याद नहीं कराता है, आपको याद आएगा। मान लो अभी बढ़ा रहे हैं नाखून, अभी बढ़ा रहे हैं, अब बाद में आपको कहीं नाखून काट देंगे तो आप याद कीजिएगा वो क्या समय था। नाखून में नील पॉलिश करते थे, सेवा करते, रेड हरियर पीला सब लगाते थे। अखनी काटना पड़ता नहीं, ये सब ऐसे ऐसे करो। चैप्टर पढ़ो तब नहीं याद। नाखून नहीं बनाना चाहिए ना, नाखून नहीं बनाना चाहिए। हम लोग सभ्य तो सभ्य बनेंगे ना। नाखून चैप्टर खत्म हुआ, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। अब किसी को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो समझ जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर नागरी लिपि क्या होगा? नागरी लिपि 5 नंबर चैप्टर होगा नागरी लिपि। इसके लेखक गुणक मूल्य है। नागरी लिपि, नागरी लिपि। इस पाठ के लेखक कौन है? गुणक मूल्य। गुरु नानक। नानक सही लिख रहे भाई? नानक। मूल्य, मूल्य क्या है? कैसी विद्या है? गुरु नानक मूल्य कैसी विद्या है बताइए तो भाई। निबंध है क्या है? निबंध है क्या? निबंध। चलिए इससे कुछ नागरी लिपक लिपा पोती वाला निपते है कि नहीं निपते है? वो निपने का बात नहीं है, लिपि का बात आ रहा है। लिपि जो ये देखो, ये क्या लिपि है? कौन सी लिपि है? हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी लिपि। अच्छा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताइए हिंदी भाषा क्या है? देवनागरी है। देवनागरी है क्या? देवनागरी है। याद हो गया? क्वेश्चन पूछे नागरी लिपि में। 5वां चैप्टर है नागरी लिपि का। क्वेश्चन पूछे बताइए नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन? गुरु नानक मूल्य। गुरु नानक मूल्य इनमें से किस पाठ के लेखक हैं? नागरी लिपि। नागरी लिपि कैसी विद्या है? नागरी लिपि कैसी विद्या है? निबंध है। नागरी लिपि कैसी विद्या है? निबंध है। नागरी लिपि कैसी विद्या है? निबंध है। बोलती क्या है? हाँ बोलती है। ये क्या है भाई? मुंह से हवा निकल रहा है, क्या निकल रहा है? हमारे मुंह से तो हवा नहीं निकल रहा है। बस इतना ही में थक गए। एग्जाम हॉल में लगातार 3 महीना नहीं 3 घंटा लिखना होगा। 3 घंटा होते तो पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है ना। सर जी रहेंगे, सर जी तो यहाँ सेवा भी कर देते हैं। पानी में तो भूख लागल, ठीक है खाना प्यास लागल, ठीक है दर्द हो पेट कौन चीज हो बोल। सर जी सब कुछ चले, सब कुछ सेवा करे पता हुआ। तो यही सब दुख दर्द संघर्ष करना है, क्या करना है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, गुरु नानक मूल्य, अमरकांत अयज्ञ। गुरु नानक मूल्य वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्लाह नहीं, चलिए बोलिए नागरी लिपि पाठ के साहित्य कौन सी विद्या है? कहानी, निबंध, संस्मरण, डायरी। निबंध। आप लोग देखिए, आप लोग नहीं बोलिएगा, मेरा आवाज बोल्ट होते जाएगा। मेरा जो आवाज होगा शाम तक यही रहेगा। 6 बजे जब बोलते तो 6 बजे तक बोलते रह जाते हैं। खाना खाओ चाहे ना खाओ कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के आगे कुछ नहीं।
कौन आ गया, कौन क्या कर रहा है, कोई दुनिया जाए बाहर में, हमारा बच्चा है, हम आपके हैं, ठीक है ना, आप हमारे लिए है, हम आपके लिए है। तो जो काम प्रायोरिटी फर्स्ट है उसको देंगे, समझ में है ना। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं। तो मेरा जैसे जैसे आगे समय होगा, आवाज में क्या होगा, बोल्ट आएगा, क्या आएगा, आप लोग बोलिएगा कि सर जी इतना जोर जोर से नहीं बोलते हैं, जोर से ही नहीं बोलते हैं, जोर का मतलब चिल्लाना होता है। नागी लिपि के आरंभिक लेखक कहाँ से मिले? उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्व भारत से, पश्चिम भारत से। दक्षिण भारत से मिला है। नागरी लिपि के आरंभिक लेखक कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। नागरी लिपि आरंभिक लेखक कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से मिला है। नागरी लिपि के टाइप कब बने थे? टाइप लगभग तीसरी सदी से पहले। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी लगभग दूसरी सदी से पहले। ऑप्शन नंबर सी लगभग पहली सदी के से पहले। ऑप्शन नंबर डी लगभग चौथी सदी से पहले। दूसरी सदी से पहले कब बना था? दूसरी सदी से पहले। तो बोलते काहे नहीं है? चमनिया मुस्कान से कुछ ना होए वाला हो, ना होए वाला हो, ना सर जी, ना सुन तू पिटाई हुए कर दो। क्वेश्चन, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेखक मिलने लग जाते हैं। कम मिले थे 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, 10वीं सदी में, 11वीं सदी में। जवाब दे ना। सीधा बोले बैठे तो सीधा रजनी बोलती है चांदनी। हाँ चांदनी बोला। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग मारपीट करेगी, क्लास में मारपीट करने लगती है। दोनों चांदनी है, चांदनी है, ये भी चांदनी वो भी चांदनी, न पटे तो तुम कौन सी शादी? आंसर देख लिए आप लोग? ठीक हो गया आंसर। 11वीं सदी में हुआ था। क्या हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि का प्राचीन लेख किस प्रदेश में मिले हैं? दक्कन प्रदेश में, कलिंग प्रदेश में, पांड्य प्रदेश में, कोकण प्रदेश में। दक्कन प्रदेश में। देखो लड़का लोग कितना साइलेंट से बैठा हुआ है, पीछे के लड़की लोग आराम से बैठी हुई है ना। यहाँ आगे कितना साइलेंट से बैठा हुआ, लेकिन आप लोग हैं आपस में पिटाई करने लगते हैं। जलन होता है ना, एक दूसरे से जलन होता है ना, इस सब में नहीं है, आप लोग में बहुत ज्यादा है। जलना, कुरना, कुरकुराना आप लोगों में ज्यादा होता है कि नहीं होता है? झूठ बोल रही है, अंदर से आवाज निकाल। जलती कि नहीं जलती? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। देखो वे जलाई है। आप कितनों मुंह से बोल दीजिए, आप लोग जलते हैं। नहीं पायल ना बोलते हैं, ये मामले में नहीं पड़े। तो अभी टेस्ट जब होगा ना, नंबर कम आएगा ना, देख रहा है दुखरा चच्चा जी। और डंडा बना दे। हाँ एक और लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन तो बचल है, 10 दिन में 10 दिन दम धो धा के दम बराबर कर देना। वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध से सफेदी, निरमा से आए आंसू बहाए। क्वेश्चन, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? दक्कन प्रदेश से मिले। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, नेपाली व देवनागरी, मराठी। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? आसाम, मणिपुर, बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश से मिले हैं? उड़ीसा प्रदेश से मिले, उड़ीसा प्रदेश से मिले। याद हुआ? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि से लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मी। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बार बार पूछा। 2019 में पूछा, 2020 में भी पूछा, 2021 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा, हाँ 23 में भी पूछेगा। हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि के लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मी। देवनागरी। अब पहले भी बताए थे ना, देवनागरी के बारे में पूछे। गुणारक मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935, 1925, 1916, 1908। गलत जवाब। 1935 में हुआ था, 1935 में हुआ था। कब बोले? कब मिले? बोलता है 1935 में हुआ था। कब हुआ?
गुणारक मूल्य किस निबंध के रचयिता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नागरी लिपि परंपरा का मूल्यांकन अभिनव नागरी लिपि। वेरी गुड। निबंध के लेखक कौन है? गुणारक मूल्य है, अयज्ञ है, पंत है, प्रसाद है। गुणारक मूल्य है। वेरी गुड। दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल है। वेरी गुड। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखक लिपि को क्या कहा था? नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मी। नंदी नागरी कहा था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकलेस जैसे शब्द लिपि को में अंकित है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी, ऑप्शन नंबर सी गुजराती, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? आई रिपीट, आने वाला क्वेश्चन है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र, गुणारक मूल्य। देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे ना वो सब ध्यान से सुनना है, आपके एग्जाम के लिए है। किसके लिए है? एग्जाम के लिए। थोड़ा भी ध्यान हटेगा तो आप एग्जाम में वो क्वेश्चन को चूक जाइएगा। आता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाइएगा। तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से जवाब देना है। खासकर मैट्रिक वाले बच्चे जिनका एग्जाम है 10 साल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया ना। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लगा था? 8वीं-9वीं सदी से, 7वीं-8वीं सदी से, 6ठी-7वीं सदी से, 5वीं-6ठी सदी से, 8वीं-9वीं सदी से। पेंसिल का है क्वेश्चन। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को मालूम नहीं जाता है। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे? राम सीता के आकृति। अकबर ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। अकबर ने चलवाया था। अकबर ने राम सीता और राम जी के सीता जी के चित्र आकृति चला के सिक्का चलवाया था। अभी आता है ना सिक्का पर छापो हाथ का। दोहा कोश किसकी रचना है? विद्यापति का, तुलसीदास का, सूरदास का, सरपात का। सरपात का होता है। क्या होता है? सरपात। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग करेगा तू सब। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष, महावीराचार्य, रामानुजन, वशिष्ठ नारायण। आई रिपीट क्वेश्चन करते हैं। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष, महावीराचार्य, रामानुज, वशिष्ठ नारायण। वेरी गुड। महावीराचार्य, 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 आचार्य जी। लास्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि का। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप बहादुर चैप्टर में जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले लास्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए धारा नगरी के, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ के, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज के, ऑप्शन नंबर डी अजमेर के। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? थारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के। थारा नगरी के रहने वाले थे। परमार शासक कहाँ के भोज कहाँ के रहने वाले थे? थारा नगरी के। थारा नगरी के, थारा नगरी के, याद हुआ? थारा नगरी, थारा नगरी। देखिए आप लोगों को लगातार आज चलेगा ऑब्जेक्टिव, लगातार। ठीक है ना। उसके बाद ये लगातार आपको मिलेगा। समझ में आया? तो आप लोग पेशेंट बना के रखना है आप लोगों को। ठीक है ना। लगता है कि गला वाला सूख गया है तो पानी उनी पी लीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर बहादुर होगा। क्या होगा? बहादुर। बहादुर होगा। इसी प्रकार अपना जो जुनून बनाए रखिए। आप लोग घटिए नहीं। ठीक है ना। आप लोग घटिएगा तो फिर हम रुक जाएंगे। बहादुर तरीका से नहीं देख लीजिए, तब तक हम लोग ब्रेक देते हैं आप लोगों को। ठीक है। चलो उसको कट करो।